स्टार्ट होता है तुम्हारा केमिकल काइनेटिक्स का तीसरा लेक्चर। और इस तीसरे लेक्चर के अंदर तुम देखोगे कि कितने तरीके से तुम ऑर्डर को डिटरमाइन कर सकते हो, यानी कि मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो मेथड्स क्या क्या हैं ऑर्डर को डिटरमाइन करने के? तो टोटल मिलाकर के 5 मेजर मेथड हैं। पहला तरीका है इंटीग्रेशन मेथड, जो कि ज़ीरो और फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिस्कशन हो चुका है सेकंड लेक्चर के अंदर। दूसरा है आइसोलेशन मेथड, तीसरा है इनिशियल रेट मेथड, चौथा है हाफ लाइफ टाइम मेथड और पांचवा है वेंट ऑफ डिफरेंशियल मेथड। ठीक, पहला मेथड है इंटीग्रेशन, दूसरा है आइसोलेशन, तीसरा है इनिशियल रेट मेथड, चौथा है हाफ लाइफ टाइम मेथड और पांचवा है वेंट ऑफ डिफरेंशियल मेथड। तो एक एक करके देखते हैं। इंटीग्रेशन मेथड का क्या नाम था? तो इंटीग्रेशन जो मेथड है, जो कि हमने ज़ीरो के लिए डिस्कस किया, फर्स्ट के लिए डिस्कस किया, सेकंड के लिए डिस्कस किया, इसको कॉमनली ट्रायल एरर मेथड भी बोला जाता है। ट्रायल एरर मेथड का क्या मतलब होता है कि हम अलग अलग टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन A0 है, 10 मिनट्स के बाद कंसंट्रेशन को नाम दे दिया A10, 20 मिनट्स बाद A20 एंड सो ऑन। अब हम क्या करेंगे कि इसे रेट लॉ की जो हमने इक्वेशन बनाई थी उसके अंदर पुट करके देखेंगे। द काइनेटिक डाटा इज फिटेड टू डिफरेंट इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। जैसे कि मान लो कि मैंने इसे पुट किया K इक्वल्स टू C0 माइनस CT अपॉन T के अंदर। सही है, तो C0 का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन जो कि 0 टाइम पे निकाला, और T टाइम पर आप कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट कर लो, कोई भी एक टाइम पुटअप कर लो इसके अंदर से। ठीक है ना, तो मान लो 10 मिनट्स वाली कंसंट्रेशन मैंने ले ली, तो A0 माइनस A10 की वैल्यू पुट करके टाइम से डिवाइड करके T की वैल्यू 10 ले लेना, K की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अगर इस तरीके से हमने K की वैल्यू निकाली, सही है, और अगर मैच कर जाती है वैल्यू तो ऑर्डर ज़ीरो है, और अगर नहीं मैच करती है फिर हम इसे फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन में लगाएंगे, सेकेंड के अंदर लगाएंगे, थर्ड के अंदर लगाएंगे और इस तरीके से चेक करते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके को बोला जाता है ट्रायल एरर मेथड, जिसके अंदर की ज़ीरो और फर्स्ट का पूरा डिटेल डिस्कशन हम ऑलरेडी लेक्चर 2 के अंदर देख चुके हैं। उसके बाद आता है तुम्हारे पास आइसोलेशन मेथड। इसको ओसवाल आइसोलेशन मेथड भी बोलते हैं, और ये तब लगाते हैं जब एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हो। ये तब लगाते हैं जब एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हो, यानी कि मल्टीपल रिएक्टेंट हो, जबकि पहला वाला मेथड केवल एक रिएक्टेंट के लिए था। और ये तब लगता है जब एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हो। तो जैसे कि A B 2 रिएक्टेंट हो गए तो मल्टीपल रिएक्टेंट के केस में लगाते हैं। अब इसका तुमने रेट निकाला, वैल्यू आ गई निकल करके K A टू दी पावर A B टू दी पावर B। ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? स्मॉल a प्लस स्मॉल b। अब हम क्या करेंगे, A और B की वैल्यू को, स्मॉल a और स्मॉल b, क्योंकि जो ऑर्डर है इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो करेंगे कैसे? तो दो में से किसी भी एक रिएक्टेंट को हम कर लेंगे एक्सेस के अंदर। अब जो रिएक्टेंट एक्सेस में होता है ना, रेट उस पर डिपेंड नहीं करती है, रेट उसके रेस्पेक्ट में कांस्टेंट रहती है, बदलती नहीं है। सही है, दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाती है। तो हम रेट का वेरिएशन निकालते हैं किसी दूसरे रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में जिसका कंसंट्रेशन कम रखा गया है। सही है, तो कैसे निकालेंगे? तो निकालने का तरीका देखो। मान लो कि मैंने B को एक्सेस में कर दिया। अगर मैं B को एक्सेस में कर दूंगा तो रेट जो होगी वो केवल A पर डिपेंडेंट हो जाएगी। B टू दी पावर B को मैंने अज्यूम कर लिया, K B टू दी पावर B को मैंने अज्यूम कर लिया, एक नया कांस्टेंट नाम दे दिया K डैश। ठीक है, अब नाउ द रेट डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ A, हेंस A कैन बी कैलकुलेटेड। अब रेट जो है वो केवल A पे डिपेंडेंट हो गई, तो स्मॉल a की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी। इस प्रोसीजर को दोबारा रिपीट कर देंगे। अब की बार हम A को एक्सेस में कर देंगे। तो जब हम A को एक्सेस में करेंगे तो हम जो रेट निकालेंगे वो अब की बार B के रेस्पेक्ट में निकाल लेंगे, तो वहाँ से स्मॉल b की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, लगाना कब है ये मेथड? तो ये मेथड तभी लगेगा जब रिएक्टेंट जो है वो एक से ज़्यादा है, मल्टीपल रिएक्टेंट है। सही है, और ऑर्डर का जो इसमें आंसर आना चाहिए ना, वो इसमें आएगा इंटीग्रल वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू कोई भी नहीं आएगी। यानी कि अगर फ्रैक्शनल ऑर्डर की कोई रिएक्शन है तो वो इससे कैलकुलेट नहीं हो पाएगी। उसके बाद आता है तुम्हारे पास इनिशियल रेट मेथड। इनिशियल रेट मेथड लगभग वैसा ही है जैसा कि आइसोलेशन मेथड है। सही है, लगभग दोनों एक जैसे ही होते हैं। ये भी मल्टीपल रिएक्टेंट के लिए लगाया जाता है। सेम तरीका होता है, किसी एक रिएक्टेंट को एक्सेस में करके दूसरे के रेस्पेक्ट में रेट को निकाल लिया जाता है, फिर दूसरे की वैल्यू को कांस्टेंट करके पहले के रेस्पेक्ट में निकाल लिया जाता है। अब जैसे कि मान लो कि मैंने रेट निकाला K डैश A टू दी पावर A आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, पूरी इक्वेशन में लॉग लगा दूंगा। तो मैंने लॉग लगा दी पूरी इक्वेशन के अंदर, तो लॉग R इज इक्वल टू A लॉग A प्लस लॉग K डैश।
गॉट इट। अब इसे कंपेयर कर लिया स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से, तो कंपेयर करने पे जैसी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लगाई, ग्राफ आ गया किसके बीच में, लॉग आर नॉट वर्सेस लॉग ए के बीच में। ग्राफ का स्लोप आ गया, दो अलग अलग स्लोप आ रहे हैं, पहले स्लोप से अल्फा निकाला, अगले स्लोप से आपने बीटा निकाल लिया, सही है। यानी स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यू कैलकुलेट हो गई स्लोप की मदद से, गॉट इट। तो ये जो तरीका है, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं रेट को, जिसका नाम है इनिशियल रेट मेथड। इसमें जनरली एक टेबल जो है वो दी जाती है, उसके रेस्पेक्ट में आप आसानी से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद अगला तरीका है हाफ लाइफ टाइम मेथड, सही है। हाफ लाइफ टाइम मेथड क्या है? इन जनरली हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन रिलेट टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। हाफ लाइफ जनरली रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट होता है, जनरली, हर ऑर्डर के लिए वैलिड नहीं है ये बात। तो हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंडेंट है? तो कंसंट्रेशन में डिपेंड करने के लिए इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर n माइनस 1, ठीक। अब इसमें n क्या है? n है ऑर्डर। अब मान लो कि तुमने दो अलग अलग कंसंट्रेशंस पर हाफ लाइफ की वैल्यू निकाली, एक का नाम दे दिया टी हाफ 1 और एक का नाम दे दिया टी हाफ 2। टी हाफ 1 को नाम दे दिया मैंने T1 और टी हाफ 2 को नाम दे दिया मैंने T2। तो जो रेशियो आएगा वो आएगा T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1 की होल पावर n माइनस 1। फॉर्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है, दो अलग अलग कंसंट्रेशन पर एक ही रिएक्शन का दो अलग अलग हाफ लाइफ का रेशियो निकालना है, सही है। इससे टाइम को ए से कंपेयर कर लेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी, गॉट इट। अगला तरीका है वेंट ऑफ डिफरेंशियल मेथड। अब हमको ये बात पता है कि भाई रेट जो होता है वो माइनस का डी सी अपॉन डी टी होता है, यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम होता है। तो रेट की वैल्यू हो गई के कंसंट्रेशन की पावर n, गॉट इट। तो मान लो कि हमारे पास जो इनिशियल कंसंट्रेशन हैं रिएक्टेंट की वो पहले C1 थी, ठीक है, एक बार C1 है और एक बार C2 है। लेट C1 एंड C2 आर द डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट। तो रेट अगर निकालोगे तो रेट किस पर डिपेंडेंट है? कंसंट्रेशन की पावर n पर। तो बोल सकते हो डी अपॉन डी टी की जगह R1 अपॉन R2 इसका C1 अपॉन C2 की होल पावर n। जैसा क्वेश्चन कहेगा कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल करने पर रेट डबल हो रही है, तो ऑर्डर कौन सा हुआ? फर्स्ट। कंसंट्रेशन को ट्रिपल करने पर रेट 27 टाइम्स हो रही है, तो ऑर्डर कौन सा हो गया? थर्ड। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो होगा वो किस पर बेस्ड होगा? वेंट ऑफ डिफरेंशियल मेथड पर। क्वेश्चन में कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड द रिएक्टेंट इज टेकन इन लार्ज एक्सेस। लार्ज एक्सेस किस में लिया गया था? आइसोलेशन मेथड के अंदर, गॉट इट। उसके बाद अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग यूज इन कॉम्बिनेशन विद द आइसोलेशन मेथड। तो आइसोलेशन मेथड किसके कॉम्बिनेशन में यूज होती है? तो आंसर है इनिशियल रेट मेथड के कॉम्बिनेशन में यूज होती है। उसके बाद बात करते हैं हाफ लाइफ टाइम, जिसको बोलेंगे T 50%, T 0.5 या T हाफ से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। का मतलब होता है कि सैंपल अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का 50% कंप्लीट होने में, यानी किसी रिएक्शन को 50% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा। यानी कि अगर मान लो 100 ग्राम आपने सैंपल लिया और वो 50 ग्राम रह गया, तो 100 से 50 ग्राम बचने में जितना समय लगता है, जो टाइम लगता है, उस टाइम को बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम। अगर आप 50 ग्राम ले रहे हो तो 25 ग्राम कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, तो वो कहलाएगा हाफ लाइफ टाइम, सही है। तो हाफ लाइफ टाइम का मतलब क्या हुआ? सैंपल को अपनी इनिशियल का हाफ होने में जो टाइम लगता है वो टाइम कहलाता है हाफ लाइफ। अब ये हाफ लाइफ टाइम आप किसके लिए निकाल रहे हो? जीरो ऑर्डर के लिए। तो जीरो ऑर्डर के लिए हमने के की इक्वेशन निकाली थी C0 माइनस सी टी अपॉन टी। तो C0 माइनस सी टी की वैल्यू हो गई के टी के इक्वल। अब अगर तुम्हें हाफ लाइफ टाइम चाहिए तो सी टी की वैल्यू को कितना पुट कर दोगे? C0/2। अगर टी को आप रिप्लेस कर दो टी हाफ से, तो सी टी की वैल्यू को कितना पुट करोगे? C0/2, सही है। यानी कि इनिशियल अगर 100 था तो टी टाइम बाद कितना बचना चाहिए? 50। तो C0/2 तो करोगे, तो सी टी की जगह आप पुट कर दो क्या? C0/2 की वैल्यू को, और यहाँ से आप टी हाफ की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो जीरो ऑर्डर का जो टी हाफ आता है वो निकल करके वो आता है C0 अपॉन 2K। C0 का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2K। तो जीरो ऑर्डर का जो टी हाफ होता है वो किस पर डिपेंडेंट हुआ? इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। तो अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं टी हाफ का इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ और ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन, तो कौन सा ऑर्डर हुआ? आंसर है जीरो ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर हुआ? जीरो ऑर्डर। तो दिस इज द ग्राफ बिटवीन टी हाफ एंड इनिशियल कंसंट्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर, गॉट इट। अब आप बात करते हो फर्स्ट ऑर्डर की, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए के लिए एक्सप्रेशन आपने निकाला था 2.303 अपॉन टी लॉग C0 अपॉन CR। अब इसमें टी को आपको रिप्लेस करना है टी हाफ से और CR को रिप्लेस करना है C0/2 से। तो C0 से C0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 का फैक्टर ऊपर पहुंच जाएगा, तो बचेगा क्या? तो वैल्यू बचेगी टी हाफ की 2.303 अपॉन के लॉग 2। कितनी इक्वेशन आ गई? अब log 2 की वैल्यू होती है 0.301, उसका मल्टीप्लाई करोगे 2.303 के अंदर, तो वैल्यू सॉल्व होकर के कितनी आ जाएगी? 0.693 अपॉन के।
तो फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ वैल्यू कितनी होती है 0.693 अपॉन के इक्वल। तो ये आ गया निकल के तुम्हारे पास हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। गॉट इट। अब जैसे क्वेश्चन के अंदर कह रहा है तुमसे कि एसिडिक सोल्यूशन है सुक्रोज का, वो कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज के अंदर और फ्रक्टोज के अंदर। अब ये रिएक्शन जो है वो मान लो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। इट हैज़ बीन फाउंड दैट द कंसंट्रेशन ऑफ द सुक्रोज डिक्रीज फ्रॉम 20 मिलीमोल पर लीटर टू 8 मिलीमोल पर लीटर इन 38 मिनट्स। व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन का हाफ लाइफ आपको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे हाफ लाइफ, तो कैसे कैलकुलेट करोगे एसिडिक सोल्यूशन के अंदर। तुमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एसिडिक सोल्यूशन है सुक्रोज का, कन्वर्ट हुआ मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज in pseudo first order reaction. It has been found that the concentration of sucrose decreased from 20 millimole per liter to 8 millimole per liter in 38 minutes. What is the half life of the reaction? हाफ लाइफ कैसे कैलकुलेट करोगे रिएक्शन की। तो हाफ लाइफ कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे देखो ज़रा। तो गिवन डाटा जो दिया हुआ है उसके अंदर सूडो ऑर्डर आपको बोला हुआ है। सूडो ऑर्डर का मतलब सूडो फर्स्ट ऑर्डर। सूडो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब ऑर्डर रिएक्शन का कितना लेना है 1। सही है। अब आप इसको फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन मान के काम करो। तो इनिशियल कंसंट्रेशन आपको दे रखी है 20 मिलीमोल पर लीटर और टी टाइम बाद जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है 8 मिलीमोल पर लीटर। टाइम टोटल रिएक्शन का कितना है 38 मिनट। निकालना क्या है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे। तो फर्स्ट ऑर्डर का जो के का इक्वेशन होता है वो होता है 2.303 अपॉन टी लॉग सी नॉट अपॉन सी टी। अब आप सबसे पहले ऊपर वाली इक्वेशन से के की वैल्यू कैलकुलेट कर लो और टी आप निकालने के लिए 0.693 अपॉन के की वैल्यू पुट कर लो। सही है। तो यहाँ से आपके पास टी आप कैलकुलेट हो जाएगा। सी नॉट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है, सी टी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है। तो आप क्या करोगे सी नॉट की और सी टी की वैल्यू को पुट करोगे। टाइम आपको दिया हुआ है 38 मिनट, सी नॉट की वैल्यू है 20 और सी टी की वैल्यू कितनी है 8। इनिशियल है 20 मिलीमोल पर लीटर और टी टाइम बाद जो कंसंट्रेशन है वो 8 है। सॉल्व किया वैल्यू आ गई कितनी 2.5। तो यहाँ से आपके पास के की वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ गई इतनी 0.02412 पर मिनट। वॉट इट। अब आपको कैलकुलेट करना है क्या टी हाफ की वैल्यू। तो टी हाफ की वैल्यू क्या होती है 0.693 अपॉन के की वैल्यू लगा दो इसके अंदर। टी हाफ के लिए आंसर आ जाएगा कितना। टी हाफ की वैल्यू आ गई 69.3 डिवाइड बाय दिस। वो तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए आप पूरी इक्वेशन में लॉग लगा के फिर एंटी लॉग ले लो तो डेटा आसानी से आ जाएगा, वरना डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो। तो आपके पास टी हाफ कैलकुलेट होकर के आ गया 2.874 इंटू 10 की पावर 1 मिनट। तो टी हाफ की वैल्यू आ गई निकल करके 28.74 मिनट। गॉट इट। अब यहाँ तो कैलकुलेशन इतनी हो रही है, एग्जाम में इतनी कैलकुलेशन का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, डायरेक्टली इक्वेशन लगा करके आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा था हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज। जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ कितना होता है। तो वैल्यू होती है सी नॉट अपॉन 2 के। दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट बात करते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। अभी क्वेश्चन के अंदर आया भी था स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है। स्यूडो वर्ड का मतलब होता है फॉल्स, यानी फॉल्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी दोज रिएक्शन विच आर ऑफ द हायर ऑर्डर बट फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स आर नोन एज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। गॉट इट। यानी ऐसी रिएक्शन जो होती तो हायर ऑर्डर की है लेकिन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। यानी बाय नेचर रिएक्शन कैसी होगी बाई मॉलिकुलर, लेकिन रह जाएगी कैसी यूनिमॉलिकुलर। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर इन्वर्जन ऑफ केन शुगर है, तो इसमें केन शुगर का तुमने हाइड्रोलाइसिस कराया ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर, तो इसका जो रेट आएगा वो आएगा के कंसंट्रेशन सुक्रोज कंसंट्रेशन वाटर के पावर क्या लगा हुआ है 0, यानी रेट जो है वाटर पर इंडिपेंडेंट है। तो ऐसा क्यों हुआ। तो जनरली ऐसा तब होता है जब दो में से कोई भी एक रिएक्टेंट किस में चला जाए एक्सेस के अंदर। सही है। ऐसे ही एसिड कैटलाइज एस्टर हाइड्रोलाइसिस के अंदर यहाँ पर वाटर की जो कंसंट्रेशन है सही है वो 10 मोल है, जबकि एस्टर की कितनी है 0.01। तो एस्टर जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो एस्टर तो कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। तो 0.01 मोल अगर एस्टर का वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वाटर का भी कितना कंज्यूम होगा 0.01। तो वाटर कितना बचेगा 9.9। तो पहले वाटर कितना लिया तुमने 10 और अब बचा कितना है 9.9। तो वाटर की कंसंट्रेशन में कोई चेंज आया नहीं आया। तो जब कोई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आ रहा है तो रेट उस पर कभी डिपेंड नहीं करेगी। तो रेट केवल किस पर डिपेंड करेगी एस्टर की कंसंट्रेशन पर। वाटर की कंसंट्रेशन पर क्या हो जाएगी इंडिपेंडेंट, यानी कि वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो चेंज ना के बराबर हो रही है। तो रेट वाटर पे डिपेंड नहीं करेगी, केवल एस्टर पे डिपेंड करेगी। तो ओवरऑल रिएक्शन में है कितने मॉलिक्यूल 2, लेकिन रेट डिपेंड किस पे कर रही है केवल एक पर। तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है स्यूडो यूनिमॉलिकुलर या स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। गॉट इट। तो रेट आ गया निकल करके। अब जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि द फॉलोइंग इज द स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, तो इसमें से कौन सी स्यूडो ऑर्डर की रिएक्शन है। तो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर भी है और एस्टर का हाइड्रोलाइसिस भी है। सही है, एस्टर का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। गॉट इट। ये हो गया पूरा कंप्लीट लेक्चर मेरा। थैंक यू।